हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैग्नेट से संबंधित एक बहुत ही शानदार टॉपिक, जिसमें हम मैग्नेट के बारे में बहुत कुछ समझने वाले हैं। और इस चैप्टर में आपको बहुत सारी दिक्कतों को सामना करना पड़ता है, तो आपका समय खराब ना करते हुए सीधा टॉपिक की बात करते हैं। बेटा, पहला टॉपिक जो अपन डिस्कस करेंगे, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। जैसा कि हम जानते हैं कि बेटा सबसे पहले हमारे पास परमानेंट चुंबक हुआ करती थी, परमानेंट मैग्नेट हुआ करती थी। कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए और उन एक्सपेरिमेंट की सहायता से हमें ये मालूम चला कि हमारे पास टेम्परेरी अस्थायी रूप से भी हम मैग्नेट को उत्पन्न कर सकते हैं। ये बोर्ड की क्लासेस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आते हैं, और हम इस चैप्टर के हर टॉपिक को बारी बारी से आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका समय खराब ना करते हुए सीधा टॉपिक की बात करते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बेसिकली बेटा चैप्टर का नाम क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, और अपन इसमें ये समझने वाले हैं कि इसका मतलब क्या है। जब सबसे पहले चुंबक के बारे में बात कर रहे हैं तो बेटा हम जानते थे, यानी हमारे पास सबसे पहले ये पता चला कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इस तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी किसी तार में धारा प्रवाह करने के बाद तार के चारों ओर किसी चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना क्या कहलाता है, हमारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी विद्युत धारा के प्रवाह के कारण चुंबकीय प्रभाव का उत्पन्न होना कहलाता है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हमने एक तार लिया, धारा प्रवाहित कराई, और धारा प्रवाह के बाद हमने ये चेक किया तो पता चला कि तार ने अपने चारों तरफ एक क्षेत्र उत्पन्न कर लिया था। और वो क्षेत्र ऐसा था कि जब हम उस क्षेत्र में किसी लौह चुंबकीय पदार्थ को लेके आए तो उस पर क्या लगा बेटा, आकर्षण बल लगा। तो हम समझ में आया कि यार ये तो चुंबक के क्षेत्र की तरह है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, चुंबकीय प्रभाव। इसके बारे में बेटा प्रयोग जो हुआ था, एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट करने वाले साइंटिस्ट का नाम था ऑरस्टेड। उन्होंने एक बहुत प्यारा सा सेटअप किया था, और उस सेटअप में उन्होंने ये बताया था कि धारा प्रवाह करने की वजह से कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिली। मैं उस एक्सपेरिमेंट के बारे में इतनी बातें नहीं करूँगा क्योंकि वो बेटा नॉर्मल एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने क्या किया, एक वायर लिया, उस तार को हमने क्या किया, जैसे एक तार लिया, उस तार को बेटा नॉर्थ साउथ में अरेंज कर दिया, और इस तार से क्या किया बेटा, एक बैटरी को जोड़ दिया, बैटरी से बेटा एक कुंजी जोड़ दी, और कुंजी से जोड़ दिया धारा नियंत्रक रोस्टर, और बेटा कुछ इस तरह से। और इस तार के समांतर क्रम में उन्होंने बेटा एक क्या किया, चुंबकीय सुई को कंपास बोल दो या चुंबकीय सुई बोल दो, कुछ इस तरह से सेट कर दिया। ये एक चुंबकीय सुई हमारे तार के समांतर थी। तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें ऑब्जर्व की थी। उन्होंने सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ये किया था कि जब तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आता है। बेटे तार ध्यान देना कि बेटा ये तार किधर है, साउथ टू नॉर्थ है, ठीक है। यानी हम जानते हैं कि जब किसी चुंबकीय सुई को पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो बेटा वो सुई अपने आप को कहाँ विस्थापित कर लेती है, नॉर्थ टू साउथ। इसलिए हमने इस तार को पहले से नॉर्थ और साउथ में ले रखा है। यानी जो चुंबकीय सुई की दिशा आने वाली है वो भी ऐसे ही आने वाली थी। तो पहला उन्होंने ये देखा कि जब तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो उस अवस्था में इस चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप नहीं आया था, ये जैसी थी वैसी थी, संतुलन की अवस्था में थी। देयर इज नो डिफ्लेक्शन, कोई इसके अंदर विक्षेप नहीं था। पहला ऑब्जर्वेशन ये था उन्होंने। और जैसे उन्होंने बेटा इस कुंजी को ऑन किया, तो उन्होंने क्या देखा, कुंजी ऑन करते ही इस परपथ में बेटा कौन प्रवाहित होने लग गई, धारा का प्रवाह होने लग गया। और जैसे इस तार में धारा प्रवाहित हुई, इस चुंबकीय सुई में विक्षेप आ गया, ये यानी ये डिफ्लेक्ट हो गई। होना नहीं चाहिए था। हम जानते हैं किसी भी चुंबक पर कोई दूसरी चुंबकीय बल लगाती है, दैट मीन्स क्या, इस तार में जब धारा प्रवाहित हुई होगी तो क्या ये तार हमेशा, यानी जब इस तार में धारा प्रवाहित हुई होगी तो बेटा क्या ये तार जो था चुंबक में बदल गया होगा, क्योंकि इस तार की वजह से ये चुंबकीय सुई क्या हुई बेटा, विक्षेपित हो गई।
दैट मीन्स उन्होंने ये सोचा कि जैसे ही मैंने इस तार में धारा प्रवाहित कराई, चुंबक की सुई में विक्षेप आ गया। दूसरी ऑब्जर्वेशन उनकी। उन्होंने तीसरा क्या देखा कि जैसे जैसे बेटा इसकी सहायता से, धारा नियंत्रक की सहायता से उस प्रवाहित धारा का मान बढ़ाया तो विक्षेप का मान भी और ज्यादा हो गया, विक्षेप बढ़ गया था। पहले कम विक्षेप आ रहा था, पहले सुई आपकी कुछ ऐसी थी, अब ज्यादा हो गई, ऐसे विक्षेप आने लग गया। जैसे ऊपर से मान लो तार जा रहा है ऐसे और नीचे सुई रखी है, तो पहले बेटा हो सकता है विक्षेप इतना आया हो, जैसे धारा का मान बढ़ा तो विक्षेप आपका और ज्यादा आ गया। बहुत अच्छी बात थी। नंबर 4th ऑब्जर्वेशन बेटा उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बैटरी की पोलरिटी को बदल दिया। जो माइनस था उसको प्लस कर दिया, प्लस को बेटा क्या कर दिया, माइनस। दैट मीन्स ऐसा करने से परिपथ में बहने वाली धारा की दिशा बदल गई, धारा अपोजिट दिशा में लग गई। तो उन्होंने एक चमत्कार और देखा। वो चमत्कार क्या था कि जो विक्षेप आपकी चुंबक की सुई में पहले आया था, वो विक्षेप दोबारा भी आया, लेकिन अब उस विक्षेप की दिशा पहले वाले विक्षेप की क्या थी, विपरीत थी। यानी जैसे मान लो ये तार था ऊपर, और बेटा पहले विक्षेप अगर आपका कुछ ऐसे आया था, तो अब क्या हुआ, जैसे धारा विपरीत हुई तो बेटा विक्षेप आपका जस्ट अपोजिट हो गया पहले की तुलना में। इसके बाद उन्होंने एक ऑब्जर्वेशन और देखी कि जैसे ही मैं इस चुंबक की सुई को अपने तार से दूर लेके गया, तो उन्होंने क्या देखा कि जो विक्षेप का मान था, यानी जो विक्षेप सुई में ज्यादा आ रहा था, वो दूर ले जाने पर कम होता चला गया। ये सारी के सारी उनके ऑब्जर्वेशंस थे जो उन्होंने देखा। एक प्रयोग किया और इस प्रयोग में तार को नॉर्थ साउथ में रखा और उसके समांतर क्रम में एक चुंबक की सुई लगा दी। तो वो चुंबक की सुई को, यानी चुंबक की सुई में होने वाले विक्षेप को देख रहे थे। और इतना ऑब्जर्वेशन करने के बाद उन्होंने अपने कंक्लूजन दिए। उन्होंने क्या बोला कि यार इसका मतलब तो ये होता है कि जब तार में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है तो तार के चारों ओर कोई चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। लेकिन जैसे ही तार में धारा प्रवाहित हो गई थी, तार के चारों ओर उस धारा प्रवाह के वजह से कौन आ गया था, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और ये कैसे पता चला, क्योंकि इस चुंबकीय क्षेत्र ने दूसरे चुंबक पर लगा दिया बल, और उस बल की वजह से चुंबकीय सुई हमारी क्या हो गई, विक्षेपित हो गई। तीसरी बात उन्होंने क्या बोली कि अगर धारा का मान बढ़ाओगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान भी ज्यादा हो जाता है। जितनी ज्यादा धारा होगी चुंबकीय क्षेत्र उतना ही ज्यादा हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद उन्होंने एक और बोला कि यार जैसे ही मैंने धारा की दिशा को बदल दिया था, आपके उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल जाती है। दिशा बदल गई क्योंकि बेटा विक्षेप बदल गया था, और ये तभी संभव है जब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी बदल गई हो। और एक चीज और बोली उन्होंने कि हमने देखा था कि बेटा चुंबकीय सुई को दूर ले जाने से विक्षेप कम हो गया था। दैट मीन्स जैसे जैसे अपन तार से दूर चलेंगे, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण है, यानी जो मान है बेटा, वो क्या होगा, वो कम होता चला जाएगा। ये सारी चीजें थी जिसकी वजह से एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, जिन्होंने ये प्रूफ किया था कि सच में किसी तार में धारा प्रवाहित करने से तार के चारों ओर कौन आ जाता है बेटा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। किसने बताया था, जो प्रयोग करने वाले साइंटिस्ट बेटा, उनका नाम क्या था, ऑरस्टेड। ये बेटा ऑरस्टेड का प्रयोग था, और इस ऑरस्टेड के प्रयोग से हमारी दुनिया में ये पता चला कि यार तार में धारा प्रवाहित कराओ तो तार भी एक चुंबक बन जाता है, यानी उसके चारों तरफ कौन आ जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। और इसके बारे में क्या पता कैसे चला कि चुंबकीय क्षेत्र है, क्योंकि जब अपन इसके अंदर दूसरे चुंबक लेके आए थे तो इस चुंबक में कौन आ गया था, विक्षेप आ गया। और ये तभी संभव है जब इस चुंबक को कोई दूसरी चुंबक क्या कर रही हो, या तो आकर्षित कर रही हो या प्रतिकर्षित कर रही हो, तभी विक्षेप आ सकता है, अदरवाइज विक्षेप आना पॉसिबल नहीं है। ठीक, अच्छा हमने ये तो समझ लिया कि भाई इन्होंने जो जो बताया उसके हिसाब से इन्होंने अपने कैलकुलेट दे दिए, रिजल्ट दे दिए कि भाई अगर ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ होगा। जब इनसे पूछा गया कि भाई इनका ऐसा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ उसका मान कितना है, तो ये मान की गणना नहीं कर पाए थे, मान की गणना नहीं कर पाए थे। गणना करने के लिए बेटा आज जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जिस चीज के बारे में अपन बात कर रहे थे धीरे से, वो क्या बेटा, बायो सावर्ट का नियम। क्या पढ़ने वाले बेटा अपन, आप पहले बायो सावर्ट का नियम।
ये पहले वो दो साइंटिस्ट थे, बायो और सावर्ट, इन्होंने उस तार की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम दिया था। और वो नियम क्या था, ढंग से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, बहुत सारे सवाल आते हैं इसके ऊपर। वो नियम ये है कि उन्होंने बेटा गणना करने के लिए सबसे पहले तो एक तार लिया, और बेटा कुछ तार ऐसे लेते हैं जिससे सीधा तार नहीं है, कुछ टेढ़ा मेढ़ा तार ले लेते हैं, और हमने ये मान लिया कि बेटा इस तार में बहने वाली धारा कितनी है, आई है, ठीक। और ये मान लेते बेटा कि मान लो तार से कुछ दूरी पर जाके एक बिंदु P रखा हुआ, और इस बिंदु P पर हमें किसकी गणना करनी है, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो उन्होंने क्या बोला कि किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना सिखाया हमें। कैसे ज्ञात करना सिखाया, उन्होंने बोला कि अगर आपको तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है, तो सबसे पहले काम करो कि मैं, पहली बात तो एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि बायो सावर्ट का जो नियम है, पहली बात तो एक छोटे से एलिमेंट के लिए ही लागू होता है, अल्पांश के लिए। उन्होंने बोला कि अगर तार के लिए ज्ञात करना है तो हम तो सिर्फ ये कर सकते हैं आपकी हेल्प कि तार में एक एलिमेंट ले लो, एक अल्पांश काट लो, यानी जो ये नियम दिया गया था बेसिकली एक छोटे से एलिमेंट यानी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए दिया गया था। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर तार की वजह से चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है तो सबसे पहले तार पर एक एलिमेंट ले लो, एक अल्पांश काट लो। तो बेटा हमने क्या किया, एक अल्पांश काट लिया, और ये अल्पांश से बेटा कितना मान लेते हैं, इसकी लेंथ होगी dl, कितनी हो गई, dl लेंथ का एलिमेंट है, अल्पांश है। तो उन्होंने क्या बोला कि सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने तार पर एक एलिमेंट लेना है, और मैं क्या करूंगा, इन्होंने जो नियम दिया था वो इस एलिमेंट के लिए ही एप्लीकेबल है, ये पूरे तार के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल है। आपको क्या करना है, एक एलिमेंट लेना है और उस अल्पांश के कारण निकालना है चुंबकीय क्षेत्र। और हम जानते हैं कि अगर अल्पांश का चुंबकीय क्षेत्र मिल गया तो पूरे तार का ज्ञात करना बहुत आसान सा काम है, क्योंकि हमारे पास वो मेथड था फिजिक्स में जिसको कहते हैं बेटा इंटीग्रेशन। आप इंटीग्रेशन कर दोगे तो पूरे तार का आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। तो बात करते बेटा बायो सावर्ट का नियम। उन्होंने क्या बोला कि अगर आपको गणना करनी है किसी तार के लिए तो सबसे पहले क्या लेना है, आपको एक अल्पांश लेना है। यानी ये नियम, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बिंदु समझो कि ये नियम सिर्फ और सिर्फ इस अल्पांश के लिए ही लागू होगा। ये कौन है बेटा, ये अल्पांश है जिसकी लंबाई हमने कितनी ली, dl ली। और बेटा हमने ये मान लिया कि बिंदु P से इसकी दूरी कितनी है, r है, और इस तार में प्रवाहित धारा कितनी है, I। तो उन्होंने क्या बोला, सुनो, इस नियम के अनुसार कि किसी अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, किसी अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र नंबर एक। बेटा देखो अपन जो गणना कर रहे हैं वो छोटे से एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, तो इसलिए उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी माना जाता है छोटा सा। एलिमेंट के लिए बेटा हमेशा गणना स्मॉल होती है। कैसे होती है, स्मॉल। और हम जानते बेटा कि चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करते हैं अपन किससे, चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करते हैं अपन किससे, आपको पता है, कैपिटल B से। तो अगर अल्पांश के कारण ज्ञात करें तो बेटा बताओ ये छोटा होगा या बड़ा होगा, एलिमेंट का हमेशा गणना छोटी सी होती है। तो बेटा हमने क्या बोला कि इस नियम के अनुसार किसी अल्पांश से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान बेटा माना छोटा सा, यानी मैंने बोला dB, पहली बात तो समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा किसके, अल्पांश की लंबाई के। मतलब क्या है इसका, यानी अगर आप अल्पांश बड़ा लोगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होगा, अल्पांश छोटा लोगे तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र छोटा होगा। दैट मीन्स अल्पांश की लंबाई के कैसा है, समानुपाती है। बढ़िया। उन्होंने और क्या बोला, इन्होंने बोला नंबर दूसरा पॉइंट कि जिस अल्पांश के कारण बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की आप गणना कर रहे हो वो चुंबकीय क्षेत्र जो है इस तार में, तार का मतलब अल्पांश में प्रवाहित धारा के भी कैसा होगा, समानुपाती। जैसा कि ऑरस्टेल ने बताया था हमें कि जब तार में धारा का मान ज्यादा था तो विक्षेप ज्यादा आ गया था। दैट मीन्स जितने ज्यादा मान की धारा प्रवाहित होगी उतना ही ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, और जितने कम मान की धारा प्रवाहित होगी उतना ही कम चुंबकीय क्षेत्र रहेगा।
दो चीज समझ में आई। नंबर तीसरा उन्होंने और कुछ बोला, एक गणना और की उन्होंने बोला था, याद करो और स्टेट का प्रयोग, उन्होंने बोला था कि जब बेटा अपन चुंबकीय सुई को कंपास को तार से दूर ले गए थे, विक्षेप कम हो गया था। दैट मीन दूरी बढ़ाने से विक्षेप कम हो रहा था, चुंबक क्षेत्र भी कम हो रहा होगा, तभी तो विक्षेप कम हुआ। और दूरी बढ़ाने से जब अपन उस कंपास को तार के पास लेके गए थे, विक्षेप बढ़ गया था, और विक्षेप तभी बढ़ सकता है जब चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बड़ा होगा। तो उन्होंने क्या बोला कि इस अल्पांश के कारण हम बिंदु P पर जो चुंबकीय क्षेत्र की गणना कर रहे हैं, वह चुंबकीय क्षेत्र जो है अल्पांश की बिंदु P से जो दूरी है उसके वर्ग के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा, इनवर्सली डिपेंडेंसी दिखाएगा, वो भी किसके, वर्ग के। तीन डिपेंडेंसी, पहला लंबाई के समानुपाती दिखेगा, दूसरा बेटा प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, और तीसरा अल्पांश की बिंदु P से दूरी के वर्ग के कैसा होगा, व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली होगा। और नंबर फोर्थ, एक और थी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती है किसके, अल्पांश एवं उस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली दूरी के मध्य बनने वाले कोण के। ये जो कोण बन रहा था बेटे किसके मध्य है, ये वो अल्पांश था और ये वो दूरी है जिस दूरी की अपन बात कर रहे हैं, यानी इस अल्पांश को बिंदु P से मिलाने वाली दूरी जो है, यानी इस रेखा और इस अल्पांश के मध्य का जो कोण है बेटा थीटा, उसकी जा का मतलब होता है टेन, सॉरी जा का मतलब होता है साइन, यानी जो डीवी था वो साइन थीटा के भी कैसा है, समानुपाती है। और साइन थीटा के बारे में आप जानते हो कि थीटा का मान अगर कम है तो बी का मान कम होगा, और थीटा का मान ज्यादा है तो बी का मान भी ज्यादा होगा। 0 से 90 तक थीटा का मान बढ़ता है तो साइन का मान भी बढ़ता चला जाता है, अपन जानते हैं चीजों को, ठीक है। तो दोबारा सुनो, वायु सावर्त का जो नियम है, पहली बात तो बेटा अल्पांश के लिए ही एप्लीकेबल है। किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर ज्ञात करना है तो उसके लिए बेटा वायु सावर्त ने एक नियम दिया, और इस नियम के अनुसार किसी अल्पांश के कारण बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था, नंबर 1 अल्पांश की दूरी के, सॉरी अल्पांश की लंबाई के समानुपाती, अल्पांश में प्रवाहित धारा के समानुपाती, नंबर 3 अल्पांश की बिंदु P से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, और नंबर 4 साइन थीटा के भी कैसा होता है, समानुपाती। ये 4 डिपेंडेंसी थी। और अगर बेटा इन सारी डिपेंडेंसियों को कंबाइन करें, अगर बेटा अपन क्या करें एक साथ अगर इनको मिला के देखें, देखो क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा कि अर्थात अपन बोल सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ जिसको अपन डीवी बोल रहे थे, बी का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, डी का मतलब होता है स्मॉल, क्यों, क्योंकि अपन गणना किसके लिए कर रहे हैं, एक छोटे से अल्पांश के लिए। बताओ, दैट मीन्स बेटा अगर तीनों को यानी एक समीकरण बना लें, इसको दूसरा बनाएं और इसको तीसरा और बेटा इसको फोर्थ, 4 इक्वेशन बनाएं और चारों को कंबाइन करें तो बताओ कितना आएगा, यानी यहाँ पर आएगा बेटा आई डी एल साइन थीटा, ये यानी 1 2 3, ये जो 3 टर्म्स थी 1 2 3, ये तीनों समानुपाती हैं तो क्या अंश में चली जाएंगे, और एक व्युत्क्रमानुपाती था दूरी का वर्ग, दैट मीन्स क्या, ये बटे में आ जाएगा बेटा r²। देखो धारा के समानुपाती, लंबाई के समानुपाती, साइन थीटा के समानुपाती, लेकिन दूरी के वर्ग के कैसा हो गया, व्युत्क्रमानुपाती। हमने चारों इक्वेशनों को कंबाइन किया और हमारे पास रिजल्ट निकल के आया कि जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था वो बेटा समानुपाती है किसके, आई डी एल साइन थीटा बटे r² के, ठीक है। और हम जानते हैं कि बेटा इस चिन्ह को उठाने के लिए अपन क्या डालते हैं, एक नेतांक डालते हैं, और अगर इसमें नेतांक डालेंगे तो बताओ ये चिन्ह बेटा बराबर हो जाता है क्या, किसमें चेंज हो जाएगा, इक्वल के साइन में। और बेटा वो नेतांक यहाँ बनता है म्यू0 बटे 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे r²। ये जो सूत्र निकल के आया बेटा ये कहलाता है वायु सावर्त का नियम, जो किसी अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने का सबसे बेस्ट मेथड है। और यहां पर बेटा यहां दिख रहा है आपको कि जो म्यू0/4 पाई है बेटा ये कौन है हमारा, एक समानुपाती, कैसा है हमारा, समानुपाती नियतांक है, कितना, समानुपाती नियतांक है, और जिसका मान बेटा जिसका मान कितना है, जिसका मान हो गया अगर बात करें तो म्यू0 बटे 4 पाई कितना होता है, 10⁻⁻7 होता है।
ये प्रायोग डेटा बेटा कितना निकल गया था, 10 की घात माइनस के 7 निकल गया था। और अगर अपन इसकी मान की बटा इस पूरी भौतिक राशि के मात्रा की बात करें तो चेक करो बेटा, इस dv का मतलब कौन है, चुंबकीय क्षेत्र। और अगर चुंबकीय क्षेत्र के बारे में बात करें तो अपन जानते हैं, अगर नहीं जानते तो बेटा कोई बात नहीं, थोड़ा वेट करो। और जिस बच्चे को बेटा बेसिकली अपन जानते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में, बहुत सारी बातें की थी हमने। चुंबकीय क्षेत्र का बेटा मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। क्या होता है, टेस्ला। अगर मात्रक की बात करें तो टेस्ला हो गया। इसका मात्रक तो हमें ज्ञात करना है, दैट मींस म्यू नॉट बटे 4 पाई को जैसा था वैसे छोड़ दो, मल्टीप्लाई बेटा आई का मतलब क्या होता है, एम्पियर। कौन हो गया, एम्पियर। ये डीएल का मतलब कौन है बेटा, लंबाई। और लंबाई को किस मापते हैं अपन, मीटर में। कोण का तो कोई मात्रक नहीं होता बेटा, आर का मतलब बताओ, मीटर स्क्वायर। सही है। और चेक करो बेटा, 1 मीटर से 1 मीटर कट गया क्या, इसका मात्रक निकालेंगे तो एम का गुणा इधर होगा तो टेस्ला मल्टीप्लाई मीटर हो जाएगा। और बेटा भाग किसका लग जाएगा, हमारा एम्पियर का। ये बनता है म्यू नॉट बटे 4 पाई का मात्रक। तो क्या लिख सकते हैं बेटा कि टेस्ला मल्टीप्लाई मीटर अपॉन एम्पियर। कुल मिला के यहाँ जो म्यू नॉट बटे 4 पाई है, पहली बात तो एक नियतांक है। कैसा नियतांक, समानुपाती नियतांक है। और जिसका मान कितना होता है बेटा, म्यू नॉट बटे 4 पाई बराबर 10 की घात माइनस के 7 टेस्ला मल्टीप्लाई मीटर बटे एम्पियर स्क्वायर। इसके मात्रक और भी होते हैं, वेबर में भी होता है, न्यूटन में भी होता है, लेकिन वो बाद में बात करेंगे, अभी नहीं। और बेटा ये कौन है, यहाँ याद रखना, ये यहाँ पर जो म्यू नॉट है उसको क्या बोलते हैं बेटा, निर्वात की क्या कहलाती है, निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है। परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, निर्वात की चुंबकशीलता कहलाती है, चुंबकशीलता कहलाती है। और अगर ये निर्वात की चुंबकशीलता तो बताओ बेटा इसका मान ज्ञात करें तो म्यू नॉट बराबर बजोड़ा कर दें सर, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 पाई का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 पाई मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर माइनस के 7, और जो यूनिट आने वाली है मात्रक टेस्ला मल्टीप्लाई मीटर अपॉन एम्पियर आ जाएगा क्या, कुछ इस तरह से। यानी इस म्यू नॉट का मान फिक्स है कितना बेटा, 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 टेस्ला इंटू मीटर अपॉन एम्पियर स्क्वायर। ठीक है। यानी अगर बेटा अपन बात करें जो हमारे पास बायो सावर्ट का नियम निकल गया था, उसकी पहली बात तो बेटा वैल्यू की बात करें तो वैल्यू निकल के आ रही है हमारी कितना, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, अच्छा वेरी गुड। यह म्यू नॉट क्या था बेटा, ये म्यू नॉट कौन है, निर्वात की चुंबकशीलता है। कौन है ये, निर्वात की चुंबकशीलता। दैट मीन्स अपन माध्यम को इंसर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, हमने बोला निर्वात की है, तो बताओ बाकी के माध्यमों के लिए क्या इसका मान बदल जाता होगा। अगर निर्वात की चुंबकशीलता है दैट मीन्स बाकी के माध्यमों के लिए इसका मान बदल जाता है क्या, बिल्कुल। अगर अपन माध्यम की बात करें बेटा, किसकी बात करें, माध्यम की। और एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा माध्यम जिसके लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान, आपेक्षिक चुंबकशीलता है, चुंबकशीलता का मान दे रखा है बेटा, मान लो म्यू आर दे रखा है। यानी हमारा जो अल्पांश था वो इस प्रकार के माध्यम में रखा हुआ है जिसके लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना है, म्यू आर है। तो बताओ उस माध्यम में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आएगा माध्यम की उपस्थिति में, माध्यम की उपस्थिति में, और वो माध्यम कैसा है, ऐसा माध्यम है कि उसके लिए आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान कितना, म्यू आर। तो बताओ उस माध्यम की उपस्थिति में जो म्यू नॉट है ये निर्वात के लिए था, अब ये निर्वात नहीं है, अब कौन हो गया, एक माध्यम बन गया। तो बेटा ये बन जाता है म्यू अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। और अपन जानते बेटा ये जो म्यू है जिसको अपन बोलते हैं माध्यम की चुंबकशीलता, इसका मान होता है निर्वात की चुंबकशीलता मल्टीप्लाई बाई आपेक्षिक चुंबकशीलता। इसका मान पता है बेटा, पहले से फिक्स होता है कि ये कितना है, म्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई म्यू आर। ये हमें पहले सवाल में दे रखा होगा और इसका मान अभी निकाला था 4 पाई गुणा 10 माइनस के 7। और ये सारी वैल्यू बेटा यहाँ पुट कर दें। देखो किसी माध्यम में जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आएगा किसी अल्पांश की वजह से वो आएगा म्यू नॉट म्यू आर अपॉन बेटा कितना 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये किसके लिए बेटा, उस माध्यम की उपस्थिति में है जिस माध्यम का हमें क्या दे रखा है, चुंबकशीलता का मान, आपेक्षिक चुंबकशीलता का मान वो कितना है बेटा, म्यू आर। यानी उस माध्यम में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र किसी भी अल्पांश की वजह से कितना आता है, म्यू नॉट म्यू आर अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर।
क्लियर है क्या? तो बेटा हमने अभी जितना डिस्कशन किया उस डिस्कशन के अकॉर्डिंग हमने एक चीज सीखी कि अगर मुझे किसी तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो सबसे पहले क्या करो, वायो-सावर्ट के नियम के अनुसार सबसे पहले क्या करना है, मैं उस तार पर एक अल्पांश लेना है और उस अल्पांश के लिए किसको लगाना है, वायो-सावर्ट का नियम लगाना है। और उस अल्पांश की वजह से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र अगर निर्वात में बात करें तो कितना आता है, μ0/4 पाई IDL sin θ/r²। यह आता बेटा निर्वात में या किसमें बेटा, निर्वात में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान किसी भी अल्पांश के कारण। ठीक है। और बेटा डायग्राम कुछ ऐसे था, डायग्राम कुछ ऐसे था, यहाँ पर एक एलिमेंट था, अल्पांश था DL और बेटा इसकी दूरी थी बिंदु P से R, इसमें धारा बह रही थी बेटा I और ये कोण बना था यहाँ पर थीटा। ठीक, बढ़िया बेटा। आपको इसमें थोड़ी चार बातें और सीखनी है। क्या सीखनी है कि जो चुंबकीय क्षेत्र, पहली बात तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र जो है बेटा वो कैसी राशि है, चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि होती है, ये अपन जानते हैं। कैसी राशि बेटा हमारी, एक सदिश। चुंबकीय क्षेत्र एक सदिश राशि है और सदिश राशि है तो बताओ बेटा क्या इस चुंबकीय क्षेत्र का जो हमने मान निकाला था क्या 101% उसका कोई ना कोई सदिश रूप भी रहा होगा क्या? बिल्कुल। अब चेक करो, सूत्र के अनुसार बेटा हम जानते हैं, जिन बच्चों को नहीं पता वो दोबारा सुनो, कि बेटा अगर किसी भी सूत्र में साइन थीटा अथवा कॉस थीटा लिखा जाए तो ये तभी आते हैं जब या तो हमारा सदिश गुणनफल हो रहा हो या बेटा मेरा क्या हो रहा होगा, अदिश गुणनफल हो रहा हो। अदरवाइज ये कभी भी उस सूत्र में उपस्थित नहीं होंगे, या तो सदिश रहा होगा या अदिश। और हम जानते हैं सदिश वाले में बेटा अगर मुझे गुणनफल करना है तो क्या दो सदिश राशि चाहिए मेरे को, यहाँ भी और यहाँ भी। अभी मेरे सूत्र में कौन आ रहा है बेटा, साइन थीटा, तो हमारा दिमाग चला के 101% किसी दो सदिशों का क्या हो रहा होगा, ये सदिश गुणनफल हो रहा है। अब चेक करते बेटे सूत्र में दो सदिश राशि कौन सी हो सकती है, μ0/4 पाई, ये तो एक नियतांक था, दैट मीन्स ये तो पॉसिबल नहीं है होना। ये आई कौन है, ये आई है विद्युत धारा, यानी ये भी सदिश नहीं होती। कैसी राशि है हमारी, अदिश राशि है। लंबाई, अल्पांश की लंबाई, हाँ जरूरत पड़ने पर बेटा अपन लंबाई को क्या मान लेते हैं, ये बन गई हमारी एक सदिश। जरूरत पड़ने पर हम क्या मान लेते हैं इसको, सदिश। और अगर ये अल्पांश मेरा सदिश है तो इसके पास दिशा भी होगी। अगर आप इसको सदिश मान रहे हो तो इसके पास दिशा होगी और वो दिशा 101% हमेशा के लिए उसी दिशा में होती है जिस दिशा में बेटा हमारे अल्पांश में धारा का प्रवाह होता है। तो यानी अल्पांश की दिशा और धारा की दिशा दोनों सेम है। अगर आपको अल्पांश की दिशा ज्ञात करनी है तो आप क्या बोलोगे कि अल्पांश में जिस दिशा में धारा प्रवाहित हो रही है उसी दिशा में मेरा कौन माना जाएगा, अल्पांश की दिशा मानी जाएगी, DL की दिशा मानी जाएगी। ओके, लेकिन चलो बेटा एक सदिश मिल गया, हमें एक सदिश और चाहिए था क्योंकि गुणनफल करने के लिए बेटा दो सदिशों का होना जरूरी है। एक तो मिल गया कि DL बन जाएगा, दूसरा कहां से लाओगे, तो गौर से देखो इस थीटा को गौर से। बेटा थीटा एक्चुअलिटी में है क्या बेटा, यहां पर है। अगर ये DL है तो इसको सदिश बना दिया तो ये DL वेक्टर हो गया, और साथ में ये R है और बिंदु P इधर जा रहा है, तो दैट मीन्स बेटा अगर अपन इसको सदिश मानते हैं तो क्या इसकी दिशा बताने वाला एक इकाई सदिश होता है क्या, जिसको अपन बोलते हैं R कैप। तो सोचो अगर मैं एक काम करता हूं बेटा, एक मैं काम करूं, किस थीटा को गौर से देखो, तो बेटा अगर मैंने मान ली कि भाई साहब DL मेरी कौन है, सदिश राशि है, ठीक, चूंकि साइन थीटा रहा था दैट मीन्स कैसा गुणनफल रहा होगा, सदिश गुणनफल। किसके साथ में, जिसके मध्य कोण बना है, तो कोण किसके मध्य बना है, तो DL वेक्टर के लिए और बेटा एक R वेक्टर के मध्य बना है क्या, लेकिन उसकी दिशा को बताने वाला कौन, R कैप। अगर मैं दोनों का सदिश गुणनफल करता हूं तो क्या मिलने वाला है, हम जानते हैं A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का जो मान आता है वो होता है मॉड ऑफ A वेक्टर मॉड ऑफ B वेक्टर साथ में साइन थीटा, कुछ ऐसे होता है क्या। तो बेटा इसको ओपन करो एक बार, तो मॉड ऑफ DL वेक्टर मॉड ऑफ R कैप और बेटा दोनों के बीच कोण कितना है, थीटा, तो बन जाएगा साइन थीटा। मॉड ऑफ DL का मतलब हो गया DL, और बेटा इकाई सदिश का परिमाण हमेशा एक होता है क्या, साथ में कौन आ गया, साइन थीटा, तो बताओ कितना बनेगा, ये बनेगा DL साइन थीटा।
कहने का मतलब मैं डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप का मान निकालता हूं तो बेटा ये मान मेरे को मिलता है डीएल साइन थीटा। तो इसको उल्टा भी तो बोल सकते हैं, यानी डीएल साइन थीटा की जगह पर क्या मैं डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप ले सकता हूं क्या? क्योंकि इसका मान कितना मिल रहा है, डीएल साइन थीटा मिल रहा है। तो बता होता है जो मेरे पास चुंबकीय क्षेत्र निकल के आया था किसी अल्पांश की वजह से डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई कितना बेटा आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। चेक करो इसकी जगह पर यहाँ से लेके यहाँ तक का क्या मैं इसको रिप्लेस कर दूं डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप से, तो बताओ कितना बनेगा डीबी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई। बेटा ये आई का मतलब आई हो गया, ये कोष्टक की जगह पे क्या लगते हैं अपन लोग, ये बने डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप बटे आर स्क्वायर। ये बनता बेटा मेरे जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र था उसका सदिश रूप। क्या कहलाते हैं, सदिश रूप। और सदिश रूप में बेटा परिमाण भी होता है, साथ में दिशा भी होती है। और अगर इसमें थोड़ा सा मॉडिफाई और करना चाहो तो बेटा खुद बताओ मेरे को, क्योंकि हम जानते हैं कि जो इकाई सदिश है बेटा ये आर कैप कौन है, यहाँ पर ये होता है हमारा इकाई सदिश। और अगर आपको पता हो अच्छी तरह से तो बेटा इस आर कैप का सूत्र होता है कि आर वेक्टर बटे मॉड ऑफ आर वेक्टर, यानी क्या करो उस वेक्टर में उसके परिमाण का दे दो भाग। और इसको लिखने का तरीका कुछ ऐसे भी तो था, आर वेक्टर बटे मॉड आर वेक्टर क्या लगते हैं, जनरली अपन क्या लिख देते हैं आर। और अगर जनरली आर है तो बताओ बेटा इसका मान यहाँ पुट करेंगे, और अगर यहाँ पुट करेंगे देखो क्या बनने वाला है, ये कुछ ऐसे बन जाएगा क्या, देखो ये बन जाएगा डीबी बराबर, मतलब ध्यान देना बेटा वेक्टर फॉर्म में तो ये इसके ऊपर वेक्टर लग जाएगा, दैट मीन्स डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप का मान कितना हो गया आर वेक्टर अपॉन आर, और बटे में कौन लिखा हुआ बेटा आर स्क्वायर। सही है। और देखो बेटा अगर ये आर स्क्वायर है तो बेटा इसमें ये नीचे कूद जाएगा क्या, तो बताओ डीबी वेक्टर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे आर क्यू। ये होती है इसकी अन्य फॉर्म। तो इस प्रकार से हमने इसका परिमाण ज्ञात कर लिया इस एलिमेंट की वजह से, जितना चुंबकीय क्षेत्र आ रहा था हमने क्या कर लिया, हमने उसका सदिश रूप भी लिख लिया। तो कुल मिला के बेटा हमारे पास जो डेटा निकल के आए उस डेटा के अनुसार देखो हमारे पास क्या क्या आ गया कि अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र आ गया हमारे पास, उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जिसका मान आया था डीवी बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ये तो मान आ गया। सही है। या म्यू नॉट बटे 4 पाई नियतांक था, आई का मतलब अल्पांश में प्रवाहित धारा, डीएल का मतलब अल्पांश की लंबाई, साइन थीटा का मतलब बेटा थीटा कौन था ये अल्पांश एवं अल्पांश को बिंदु पी से मिलाने वाली रेखा के मध्य बनने वाला कोण, और यार क्या थी दूरी अल्पांश की बिंदु पी से। और जब हमने इसका सदिश रूप पढ़ा तो बेटा ये हमारे पास निकल के आया कि डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप बटे आर स्क्वायर। और इसकी एक फॉर्मूला निकाली हमने कि डीवी वेक्टर बराबर म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर क्यूब। ये आपको तीनों के तीनों फॉर्मूले याद रखने हैं, बड़े काम के हैं, बड़े काम के हैं। और अगर इसमें एक चीज और याद रखना बेटा जो काम की है, वो चीज क्या है कि मान लो मेरा बिंदु P कहाँ जाए बेटा, यदि बिंदु P चालक तार पर स्थित हो, किस पर जाए बेटा चालक तार पर स्थित हो, यानी अगर ये बिंदु P कहाँ जाए यहीं आ जाए तार पर आ जाए, तो बेटा चेक करो अगर तार पर आ गया तो थीटा का मान कितना बन जाएगा, थीटा का मान 0 हो जाएगा, यानी प्रवाहित धारा और आर वेक्टर दोनों समांतर हो जाएंगे। बेटा कितना 0 हो जाएगा। अरे है ना, आपको इतना ध्यान देना है, ये हमेशा नहीं होगा थीटा बेटा हमेशा 0 नहीं होता है। अगर ये बाहर मेरा स्टेट है, अगर ये बाहर कैसा मेरा स्टेट है, और अगर स्टेट बाहर का मतलब सीधा तार है, उस केस में थीटा कितना बन जाएगा 0। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर थीटा 0 बनता है तो थीटा 0 के लिए बेटा बताओ बी का मान कितना, डीबी बराबर बेटा म्यू नॉट बटे 4 पाई आई डी एल साइन 0 बटे
आर स्क्वायर। और बताओ अगर ऐसा हो गया तो आंसर कितना मिलेगा मेरे को मिलेगा dv बराबर μ0/4 और बेटे सब कुछ क्या बना देगा ये इसका मान 0 होता है और 0 करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा 0। तो बताओ dv का मान कितना 0। ठीक है, तो ये था आपके बेटा ये कंडीशंस थी जो आपको याद रखनी है। ये सारा का सारा उस बायो सावर्ट के नेम के बारे में था जो आपको पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में बायो सावर्ट के अनुप्रयोगों के लिए। आज के लिए थैंक यू बेटा।